चुड़ैल बहनों की चाय की दुकान। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहीं बस अड्डे पर एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी, जहां दो बहनें चाय बना रही थी। तभी कानपुर की बस में आए हुए चार दोस्त बस से उतरते ही आपस में बात करने लगते हैं। अरे यार, शुक्र है हम लोग बस से उतरे तो सही। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया आज बस में। अरे जो भी बोलो, मैं तो पूरे रास्ते सोता हुआ आया हूँ। मैंने तो पूरा आराम लिया। अरे वो देखो, सामने एक चाय की दुकान है, चलो ना वहां चलकर चाय पीते हैं। लेकिन भाई लोगों, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जो पैसे हैं उनमें हम लोग सिर्फ घर ही पर पहुंच पाएंगे। अरे यार, अब क्या करें, मुझे तो चाय पीनी है। अरे देख तो सही, वहां पर दो लड़कियां हैं और उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अपन लोग चाय पीने के बाद चुपचाप निकल लेंगे। वैसे भी लड़की हमें क्या ही बोलेंगी, अगर कुछ बोलेंगी तो हम उन्हें डरा देंगे। पागल हो गए हो क्या? गरीब लोगों को सताना नहीं चाहिए। तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। अबे यार, तेरा भाषण दोबारा से शुरू हो गया। अगर चलना है तो मुंह बंद कर ले। वो चारों दोस्त चाय वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां दो लड़कियां चाय बना रही होती हैं। तभी राघव उन दोनों से कहता है, अरे जरा सुनो, 4 गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय बनाना। अभी बनाती हूँ साहब, जरा 5 मिनट रुक जाइए। तभी शीतल अपनी बहन सरिता से कहती है, सरिता जल्दी से साहब के लिए चाय बना दे। सरिता उन चारों के लिए चाय बनाने लगती है और चाय बनाकर उन चारों को दे देती है। जिसके बाद वो चारों चाय पी लेते हैं और चुपचाप वहां से उठकर चलने लगते हैं। जिसके बाद शीतल उन सब से कहती है, अरे भाई साहब, आपने पैसे तो दिए ही नहीं और चाय पी ली, हमारे पैसे तो दे दो। शीतल की बात सुनते ही वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पैसे? अरे कौन से पैसों की बात कर रही हो? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर वे चारों फिर से जाने लगते हैं। जिसके बाद सरिता और शीतल उन चारों का रास्ता रोक लेती हैं और उनसे पैसे मांगने लगती हैं। जिसके बाद राघव और रोहन उन दोनों को डराने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें धमकी देगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सरिता के इतना कहते ही वो दोनों बहनें अपना रूप बदल लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। जिसके बाद वो चारों उन्हें देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो इन्हें डराने के लिए आए थे, लेकिन ये दोनों तो हमें ही डरा रही है। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें डराकर चाय पीकर निकल लेंगे। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम गरीब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपना पेट काट काट के और दिन रात मेहनत करके हम लोग यहाँ चाय बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं और तुम जैसे लोग हमारी दुकान में मुफ्त की चाय पीकर निकल लेते हो। आज तो मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल बहनें उन चारों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती हैं। कभी उन्हें उठाकर जमीन में पटकती तो कभी उठाकर गेंद की तरह बहुत दूर फेंक देती। अब बताओ, मुफ्त की चाय दोबारा पियोगे क्या? चलो जल्दी से हमारे पैसे निकालो। अरे दीदी, अगर इन्हें पैसे देने होते तो ये लोग पहले ही दे देते। एक काम करो, इन्हें मार दो, यही इनके लिए अच्छा सबक होगा। तभी कबीर दर्द में तड़पते हुए कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम चारों को छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम चारों तुम्हारी चाय के पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये लो अपने चाय के पैसे और हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कबीर सरिता और शीतल को चाय के पैसे पकड़ा देता है। जिसके बाद वह दोबारा से इंसानी रूप में आ जाती हैं। अगर तुमने हमें पहले ही ईमानदारी से पैसे दे दिए होते तो हम तुम्हारा ये हाल ना करते। लेकिन दीदी, अब इन्हें छोड़े तो छोड़े कैसे? ये लोग तो हमारा पूरा राज पूरे गांव में खोल देंगे। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, हमें इन चारों को मारना ही होगा, वरना हमारा राज खुल जाएगा और हम फिर कभी चाय नहीं बेच पाएंगे। हाँ, चलो इन्हें मार देते हैं, बहुत मजा आएगा। दोनों चुड़ैल उन चारों लड़कों को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं कि इतने में वहां बालाजी के भक्त पहुंच जाते हैं। जो चुड़ैल को देखते ही उन दोनों को अपने वश में करने के लिए उनके ऊपर बालाजी का मंत्र पढ़ने लगते हैं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धियों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जैसे ही बालाजी के भक्त मंत्र को पढ़ते हैं वो दोनों चुड़ैल उनके वश में हो जाती हैं, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाती। और तभी बालाजी के भक्त उन दोनों चुड़ैलों से पूछते हैं, अरे कौन से तुअर यहाँ क्या कर रही है? इन चारों चोरों ने क्यों परेशान करन लाग रही है तू? ये पूछने वाला तू होता कौन है और मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे तू मने ना जानती, यो संतरी कपड़े देखकर तो तन्ने समझ को ना आई। अरे मैं हूँ बालाजी का भक्त। इब जल्दी ते बता दे कि तू कौन है और यहाँ के कारण लाग रही से। जैसे ही चुड़ैल ये सुनती है वो बहुत अचंभित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये तो बालाजी के भक्त निकले, अगर इनसे झूठ बोला तो ये तो हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। हाँ सही सोच रही से तू, इब जल्दी कर और मन ने सब सच सच बता दे। तभी शीतल और सरिता दोनों अपने बारे में बताने लगती हैं। कुछ समय पहले की बात है, हम यहाँ चाय बेचने का काम किया करते थे। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, हम यहाँ चाय बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन रात के समय 2 गुंडे हमारी चाय की दुकान में घुस गए और हमारे सारे पैसे छीन लिए, जिसके बाद उन दोनों ने हमें जान से मार दिया और हमारा सब कुछ लूट कर यहाँ से चले गए। लेकिन मरने के बाद भी हम दोनों बहनों की आत्मा को शांति नहीं मिली और हम यहाँ चाय बेचने का काम करते रहे। हमने अपना चुड़ैल वाला भेष बदल दिया और यहाँ चाय बेचने का काम दोबारा से शुरू किया, और जो भी पैसे हम कमाते हैं उन पैसों से हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। ए बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ तारे साथ, लेकिन जो तुम दोनों इन चोरों की गेल कर रही हो वो भी ठीक को ना। हमारी बात मानो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों बहनों को चाय बेचने का बहुत शौक है, जिसकी वजह से हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहो, वरना हम दोनों मिलकर तुम लोगों का वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तन्ने बेरा भी है के तू किसने धमकी देने लाग रही है? तुम बालाजी के भक्त हो तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बालाजी के भक्तों के कई बार समझाने के बाद भी दोनों चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद बालाजी का भक्त अपने झोले से बालाजी की भभूति निकालता है और दोनों चुड़ैल के माथे पर लगा देता है, जिसके बाद वह दोनों चुड़ैल बहुत बुरी तरह तड़पने लगती हैं और देखते ही देखते उन दोनों की आत्मा जलने लगती है, जिसके बाद उन दोनों को उनकी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है और वह दोनों चुड़ैल वहां से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद बालाजी के भक्त भी वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल सास बहू की गोद भराई। जमनपुर गांव में 2 चुड़ैलों ने लोगों को मारकर आतंक मचा रखा है। ऐसे ही वो दोनों कांता नाम की औरत को मारते हैं। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारी सारी खुशियों को छीनकर उसमें आग लगा दी, अब तुझे उसका हर जाना भुगतना होगा। ये कहते ही चुड़ैलें उसकी जान ले लेती हैं। इस तरह वो चुड़ैल गांव में 2-4 औरतों की और हत्या कर देती हैं। इस मौत के खेल से पूरे गांव में खौफ फैल जाता है। वहीं नीलेश और धर्म एक दिन अपने घर में उन दोनों चुड़ैलों को पाते हैं तो कहते हैं, सविता तुम और माँ आप वापस कैसे आ सकती हो? हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम दोनों के साथ ये सब किसने किया? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आप फिक्र मत कीजिए, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था उन लोगों को हमने उनकी किए की सजा दे दी है। ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओ। दोनों की पत्नियां उन्हें सारा सच बता देती हैं, जिसके बाद दोनों गुस्से से कहते हैं, पिताजी अब हम यहाँ इस गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम सही कह रहे हो धर्म बेटा, अब हम चले जाएंगे यहाँ से अभी इसी वक्त। ये बोलकर दोनों सामान बांधकर जाने लगते हैं। तभी 2 आदमी आकर कहते हैं, हम नीलेश तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों? आपको क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी पत्नियों के साथ क्या किया है? अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे भाया ये कैसी अजीब बात कर रहा है, बस बहुत हो गया। ये बोलकर दोनों किसी और गांव में रहने आ जाते हैं। आखिर दोनों की पत्नियों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो दोनों ने इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने का फैसला लिया, और आखिर क्यों उन दोनों चुड़ैलों ने गांव की कुछ औरतों को मारा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव छोड़ने की बात से वो दोनों चुड़ैलें कहती हैं, पापा जी, धर्म जी, आपने वो गांव क्यों छोड़ा? आप तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ बेटा, तुमने और मंजरी ने ही कहा था ना
कि तुम दोनों की गोद भराई अधूरी रह गई। बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। इसका मतलब माँ जी और मेरी गोद भराई इस गांव में होगी, पर कैसे? वो ऐसे कि आप दोनों को यहाँ अपना रूप बदलकर हमारे साथ पहले की तरह रहना है। हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस तरह यहाँ के लोग आप दोनों की गोद भराई में भी शामिल हो जाएंगे और फिर हम चारों को मुक्ति भी मिल जाएगी। मंजरी, ऐसे दुखी मत हो तुम। जो विधि का विधान था, भला उसे कौन रोक सकता था? और उनके किए की सजा तो तुम दे ही चुकी हो। हाँ माँ, लेकिन अब तो हमारे बस में है, उतनी खुशी तो आपको दे ही सकते हैं ना। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस तरह दोनों अपना रूप बदलकर दूसरे गांव में अपने पति के साथ रहती हैं। एक दिन आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों प्रेग्नेंट हैं। तभी दो औरतें आकर कहती हैं, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सास होकर तुमने गर्भ धारण किया, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है तो वो तो समझ आता है, पर तुम कैसे? देखिए, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आजकल का समय बदल चुका है, तो अपनी सोच को भी बदलिए। हाँ आंटी जी, आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, ये थोड़ा अटपटा है कि माँ इस उम्र में गर्भवती है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि गर्भ धारण करने की एक उम्र तय कर दी गई हो। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा है। तो इन दोनों की गोद भराई की रस्म कब रख रहे हो, ताकि पूरा गांव तुम्हारी माँ और पत्नी को आशीर्वाद देने आए? अरे बस कुछ ही दिनों में दोनों का 8वां महीना पूरा हो जाएगा, तो हम गोद भराई की रस्म करेंगे। आप सब जरूर आना। कुछ दिनों बाद धर्म और नीलेश ने मिलकर घर को बहुत ही खूबसूरत सजाया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों चुड़ैलों की गोद भराई नहीं, बल्कि दो खूबसूरत परियों की गोद भराई हो। फिर दोनों सज कर आती हैं और फूल से सजे सोफे पर बैठ जाती हैं। जहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे, वहाँ धर्म नीलेश आकर कहते हैं, थू 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 थू, मेरी पत्नी और बहू आज से पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी है। ये लो तुम दोनों का काजल का टीका, दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा जी, वैसे आपने ठीक कहा, मेरी बहू भी आज बहुत प्यारी लग रही है। अरे बस बातें ही होती रहेंगी या फिर नाच गाना भी होगा? होगा होगा, सब होगा। तू ही शुरू कर। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों में आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। इस तरह सब नाच गाना करते हैं। गांव के लोग भी बहुत खुश होकर उन्हें शगुन देते हैं। तभी दोनों की आंखों से आंसू छलकता है और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी धर्म कहता है, माँ सविता, आप दोनों रो क्यों रही हैं? धर्म की बात सुनकर दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये देखकर गांव के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी ने दोनों का असली चुड़ैल रूप देख लिया था। तभी गांव के सभी लोग हाहाकार मचाकर कहते हैं, ये क्या, इतना बड़ा धोखा! आप दोनों ने हम सबसे ये बात छुपाई कि तुम दोनों की बीवियां चुड़ैल हैं, वो भी गर्भवती चुड़ैल। हमसे झूठ बोला और हम इन चारों को इस गांव में नहीं रहने देंगे और इन दोनों चुड़ैलों के लिए तो तांत्रिक को बुलाएंगे। देखिए, आप ऐसे मत कहिए, ये बात छुपाने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह थी। हाँ प्लीज, एक बार हमारी बात तो सुनिए बस। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे और पति ने ऐसा क्यों किया है? 2 महीने पहले की बात है। हम जिस गांव में रहते थे, वहां के लोगों की वजह से हमारे घर की खुशियां छिन गई। मैं और मेरी बहू एक साथ गर्भवती हो गए। 10 साल बाद मेरी बहू ने एक खुशखबरी सुनाई थी। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं अभी गर्भवती हूँ। ये बात सुनकर पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, पर फिर दुगनी खुशियों को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। वहाँ के गांव के लोगों को अब ये बात पता चल गई। जब नीलेश और धर्म बेटे ने हम दोनों के लिए गोद भराई की रस्म रखी, तब सभी लोग सविता की गोद भराई की रस्म समझ कर आए। लेकिन जब उन्होंने मुझे भी बैठे हुए देखा तो कहा, ये क्या, गर्भवती है? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस उम्र में बच्चा करना निकले हो? पोता पोती की उम्र में अपने बच्चे कर रहे हो? हमें तो ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है। आपको हो ना हो, मुझे है। वैसे भी आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम इस गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा कहने का हक बनता है।
और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे घर से जा सकते हैं। ये बोलकर सारे वहां से चले जाते हैं। नीलेश और धर्म की बातें गांव वालों को अपने लिए अपमान लगती हैं। इसी बीच पंडित जी भी पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे नीलेश और धर्म उन्हें रोकते हुए घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें छुपकर घर की चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती हैं, जिसमें दोनों सास बहू मरकर चुड़ैल बन जाती हैं, जिसके बाद उन औरतों से अपना बदला लेती हैं। उसके बाद हमारे पति हमें इस गांव ले आए ताकि वो हमारी अधूरी इच्छा को पूरी कर सके। साथ ही हम दोनों के साथ हमारे बच्चे को भी मुक्ति मिल जाएगी। माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारे गांव वाले लोगों ने वाकई में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब से आप यहीं रहिए। इस तरह दोनों चुड़ैलें और उनके बच्चों को मुक्ति मिल जाती है और उन दोनों के पति उस गांव में आराम से रहने लगते हैं। प्रीतम के पास एक गाय थी जो आधी रात में भूख से व्याकुल होकर आवाजें निकाल रही थी। तभी नींद से उठकर प्रीतम आता है और गाय को डंडी मारता है और बोलता है, क्या है, शोर क्यों मचा रही है इतनी देर रात को माऊ 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 करके। गाय आवाज निकालकर फिर से माऊ माऊ करती है और अपने सींग से उसके पेट में मारती है। तब प्रीतम को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो छड़ी मार मार कर गाय को जख्मी कर देता है। तभी अचानक से बहुत तेज आंधी चलती है और चुड़ैल आकर प्रीतम की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मासूम गाय को इस तरह मारने की? क्या तुझे शर्म नहीं आती एक बेजुबान जानवर पर हाथ उठाते हुए? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने इस गाय को जख्मी कैसे किया है? चुड़ैल चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, मेरी जान खतरे में, चुड़ैल आ गई। कोई नहीं बचाएगा तुझे, यहाँ मार डालूंगी अब मैं तुझे। वो चुड़ैल उसी छड़ी से प्रीतम को इतना मारती है कि उसके कुर्ते के साथ कमर भी लाल हो जाती है और चुड़ैल पटक पटक कर प्रीतम को जान से मार डालती है। फिर उस भूखी गाय को चारा खिलाकर कहती है, लो जी भर कर खाओ और अपना ध्यान रखना। ऐसे आदमी तुम्हें परेशान करे तो उसे अपने सींग से मार डालना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल चली जाती है। ऐसे ही फिर किसी दिन उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई देती है, जहां वो पहुंच जाती है और देखती है कि वो गाय बेहद कमजोर और चोट खाई रो रही है। तभी उस गाय के सिर पर वो सहलाकर चुड़ैल कहती है, ओहो प्यारी गाय, तुम्हें तो तुम्हारे मालिक ने बहुत मारा है। अब देखना मैं उसका क्या हश्र करूंगी। उसे भी मैं तुम्हारी तरह लाचार बेबस ना उठने लायक बना दूंगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल उस गाय को पानी पिलाती है, चारा खिलाती है। फिर वो गाय अपना सिर चुड़ैल से चिपका कर सहलाती है, चुड़ैल को प्यार करती है। ये देखकर चुड़ैल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी उस गाय का मालिक हाथ में डंडा लिए आता है और कहता है, क्यों रे, तूने आज भी दूध नहीं दिया ना? तुझे मैं जब तक अच्छे से मारूंगा नहीं तब तक तू ठीक से दूध भी नहीं देगी और ना मैं बहुत अमीर बन पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं तुझे कैसे लाइन पर लाना है। ये कहते ही वो मालिक जैसे उस गाय को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर डंडी तोड़ देती है और कहती है, बहुत शौक है ना तुझे बेजुबान जानवरों को मारने का? अरे जब तक तू उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसे चारा नहीं खिलाएगा, वो दूध कैसे देगी? कमजोर गाय तुझे ना दूध देगी और ना सम्मान देगी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये बोलकर वो चुड़ैल उसे बेरहमी के साथ पटक देती है, छड़ी से मारती है और फिर उसके शरीर के टुकड़े करके उसे मार डालती है। कुछ दिन बाद चुड़ैल को एक जाना पहचाना शख्स मिलता है। उसके सामने आकर चुड़ैल गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, बिरजू, इस समय तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो भगवान के पास ऊपर होना चाहिए था। गौरी, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुझे मैं जिंदा नहीं देख सकती, इसीलिए तुझे मारने ही वापस आई हूँ। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। गौरी, गौरी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुझे जिंदा छोड़ दूँ? तुझे जब मैंने यही बोला था तो क्या तूने मुझे जिंदा छोड़ा था? नहीं ना, तो अब तू भी मर। ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है और बेरहमी के साथ मार डालती है, जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। एक एक करके इन सबको मार डालूंगी।
अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। ऐसे वो चुड़ैल दो इंसानों को मारकर उनसे अपना बदला ले लेती है। वहीं चुड़ैल अपने गांव में गायों के पास जाती है, जहां वो देखती है कि एक नशे में आदमी गाय को मार रहा है। ये देखकर चुड़ैल उसे मारने लगती है। मत मारो मुझे। चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे सुनीता बचा लो मुझे। तूने इस गाय को परेशान कर अपनी मौत को दावत दी है, अब तू मरेगा। चुड़ैल के इतना कहते ही उस आदमी की पत्नी चुड़ैल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो उन्होंने नशे में गाय को मार दिया था, गलती से। वैसे वो गाय का बहुत ख्याल रखते हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दो। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे तुम तो गौरी हो ना? सुनीता, तू इसकी पत्नी है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? ये हालत तुम्हारी किसने की? है एक कहानी जिसमें तुम्हारा पति भी शामिल है। मैं बताती हूँ तुम्हें। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने पति के साथ इस गांव में एक छोटी गैया के साथ रहने आई थी, जिसके बाद कुछ समय में 3-4 गाय हो गई, जो बहुत अच्छा और गाढ़ा दूध देती थी। उसी की बदौलत हमने दिन रात मेहनत करके दूध बेचने का काम खोला, जिससे हमारी धीरे धीरे गरीबी मिट गई और पैसा आने लगा। ये देखकर आसपास के लोग हमसे जलने लग गए। वहीं उसी बीच मेरे पति गंभीर बीमारी में चल बसे। मैं अकेली हो गई। तभी एक दिन भीमा मेरे पास आया और बोला, गौरी, तुम पर इतनी सारी गाय है और तुम धनी भी हो और अकेले कैसे संभालती होगी, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी को कम करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी एक गाय बेच दो, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारी रोजी रोटी का हम सौदा नहीं कर सकते, माफ कीजिए, पर हमारी गाय बिकाऊ नहीं है। गौरी की ये बात सुनकर भीमा गुस्से से चला जाता है और फिर अपने लोगों से बोलता है, इस गौरी को बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर, अपनी गाय पर। अब इसे मारकर हम इसके पैसे भी हड़प लेंगे और इसकी गाय भी। ये बोलकर भीमा अपने 2-4 दोस्त, जिसमें सुनीता का पति और बिरजू प्रीतम भी होता है, वो गौरी को अकेला देखकर चाकू घोंपकर मार डालता है और उसकी गाय को आपस में एक एक करके बांट लेते हैं। बस तब से ही मरने के बाद इनसे बदला लेने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। और जब मैंने इन्हें अपनी गायों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी जान ले ली। यही मैं तुम्हारे पति के साथ करने वाली थी, पर तुम मेरी दोस्त हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती हो, इसीलिए तुम्हारे पति को छोड़ रही हूँ। अभी भी मुझे अपनी एक गाय नहीं मिल रही, जो कि कुछ महीने पहले से गर्भवती थी। मैं जानती हूँ वो गर्भवती गाय कहाँ है, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें उसके पास। सुनीता की बात सुनकर चुड़ैल 2-4 घर छोड़कर अपनी गर्भवती गाय के पास पहुंच जाती है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक और मरने जैसी थी। शायद वो बच्चा जन्म देने वाली थी। उसके ये हालत देखकर चुड़ैल और सुनीता उस गाय को भरी बारिश में किसी तरह से एक ठेले पर लेकर गौशाला अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर सो रहा था। तभी सुनीता उसको जगाती है तो वो कहता है, अरे जाओ, सोने दो रे। लगता है ये डॉक्टर ऐसे नहीं मानेगा। तभी चुड़ैल डॉक्टर की गर्दन पकड़कर हवा में उसे उठा देती है और कहती है, हे डॉक्टर, अगर मेरी प्यारी सी गाय को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से मेरी गाय को बचा। चुड़ैल, मैं अभी देखता हूँ गाय को। ये बोलते ही डॉक्टर प्रेग्नेंट गाय का इलाज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद काफी देर बाद उसके बछड़ा हो जाता है। चुड़ैल अपनी सारी गायों की जिम्मेदारी उसे देकर इस दुनिया से खुशी खुशी मुक्त हो जाती है और चली जाती है। पूरे गांव की गाय सूरज की पहली किरण के साथ ही चरने चली गईं और ये अब तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठो भी। उठ गया, क्यों सवेरे सवेरे हमारे कानपुर में हड़ताल मचा रही हो? भीमा खटिये से उठकर हाथ मुंह धोकर खूंटे से बंधी गायों को लेकर चराने चल पड़ता है। तभी सरिता कहती है, इस बच्चिया को भी लेते जाओ, इसे भी तो घास चरना सिखाना होगा। भीमा गाय और बच्चिया का खूंटा हाथ में धरे गांव से कोसों दूर आकर उन्हें चरने के लिए छोड़ देता है कि अचानक उसकी सभी गाय जोर शोर से गुहार लगाती हुई पागुर करने लगती हैं।
माँ, माँ। अरे अचानक इन सभी गाय को क्या हो गया? वो सभी गाय एक चुड़ैल को तेजी में अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेती हैं और उसी के साथ वहाँ का मौसम एकदम डरावना और भयानक हो जाता है और आसमान में जोर शोर से बिजली कड़कने लगती है, जिसे देख भीमा कहता है, अचानक प्रकृति का माहौल इतना भयंकर कैसे हो गया? मुझे अपनी गाय को लेकर निकलना होगा अभी। भीमा डंडा उठाकर अपनी गाय को हाँकने लगता है। चल चल हुर 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 हुर, चल 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 चल। अरे ये पैर क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? आखिर इनको ऐसा क्या दिख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? अचानक वो चुड़ैल उसकी आंखों के सामने प्रकट होकर कहती है, क्या इन्हें अपनी मौत दिख रही है? आज इन गायों का काल आया है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। हरी राम मोती, भागो जल्दी। भीमा कपकपाते हाथ से छड़ी घुमाते हुए अपनी गायों को हाँकने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी नन्ही बछिया पर बैठ जाती है और वो बछिया शोर मचाते हुए कहती है, आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना है मुश्किल। अब मैं इस बच्चिया को मार कर इसके खून में नहाऊंगी। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से एक पैनी दराती प्रकट करके उस बछिया का नाजुक गर्दन धड़ से अलग कर देती है और उसके खून को अपने मुंह पर लगाकर कहती है, आज तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं इस गांव और दुनिया से सभी गायों का नामो निशान मिटा दूंगी। भीमा बची हुई गाय को लेकर खेत पार करते हुए भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, तुझे भागने की बड़ी जल्दी है। अरे कैसी कसाई चुड़ैल है तू? उस बच्चिया ने 4 दिन पहले ही जन्म लिया था और तूने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करते तेरे हाथ नहीं कांपे? चुड़ैल के सीने में ना दिल होता है, ना ही जज्बात के लिए जगह, तो हाथ पांव कांपने का सवाल ही नहीं उठता। चुड़ैल अपने खूंखार नाखून भरे पैर से भीमा के सीने पर वार करके उसको दूर फेंक देती है और दोनों गायों को बीच से काटकर कसाईयों की तरह उनकी आंखें नोचकर बाहर निकाल लेती है और उन्हें उछालते हुए कहती है, इन गाय की जान निकाल कर मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक पड़ी है। अब मैं इनकी मोटी मोटी अखियों से गोटियां खेलूंगी। चुड़ैल खुशी से नाचती झूमती हुई आसमान की ऊंचाई पर उड़ती हुई गायब हो जाती है। यह अचानक मौसम भी एकदम साफ और शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ रात का घना अंधेरा छा जाता है और सरिता दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, पूरे गांव की गाय आ चुकी है, पर इनका अब तक कोई आता पता नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। सरिता लालटेन लेकर खेतों में उनको ढूंढने निकल पड़ती है। तभी वो चौराहे पर गिर जाती है और उसका हाथ खून से सन जाता है और जैसे ही वो नीचे देखती है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और जुबान से बड़ी चीख निकलती है, आ! किस जालिम कसाई ने मेरी गाय को इतनी बेरहमी से काट डाला। सरिता नजर पीछे घुमाती है तो भीमा बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा होता है और सरिता कहती है, ये सब कुछ किस जालिम कसाई ने किया? ये सब कुछ एक कसाई चुड़ैल ने किया है। इतना कहकर भीमा दम तोड़ देता है और अगले सुबह ये घटना पूरे गांव वालों को पता चलने पर सभी जन डर कर कहते हैं, गांव वालों, हमारी भलाई इसी में है कि अब से कोई भी अपनी गाय को चराने खेत खलियान न लेकर जाए। पर सरपंच जी, हम हमेशा के लिए जानवरों को खूंटे से बांधकर भी तो नहीं रख सकते। हम गरीब वालों का गुजर बसर गौ माता का दूध बेचकर ही तो होता है। अगर तुम्हें अपनी गायों को उस कसाई चुड़ैल से बचाना है तो यही करना होगा। गांव वाले सरपंच की बात से सहमत होकर गायों के चारों का बंदोबस्त करके उन्हें अस्तबल में खिलाया करते और कुछ दिन माहौल शांत होने के बाद एक रात चुड़ैल गांव में आकर तांडव मचाती हुई कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम सभी अपनी गाय को मुझसे बचा लोगे? अब मैं हाहाकार मचा दूंगी, सभी गाय को काट डालूंगी। कसाई चुड़ैल गाय के अस्तबल में पहुंचकर उसे खूब सताती है और तलवार प्रकट करके उसे बीचों बीच से काट कर कहती है, इस गांव में कोई गाय नहीं बचेगी। चुड़ैल बची हुई बाकी गायों को खूंटे से खोलकर पटरी की ओर ले जाने लगती है और वो गाय गुहार लगाती हुई चीखने चिल्लाने लगती है, अरे ये हमारी गाय इतनी जोर से गुहार क्यों लगा रही है? गांव वाले घरों से बाहर आकर कहते हैं, गांव की सभी गाय लापता है। वो कसाई चुड़ैल सभी की गायों को ले गई है। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी अभी। सभी चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए
रस्सियों और आग की मशाल लेकर चुड़ैल के कदमों का पीछा करते हुए उसी पटरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखते हैं। चुड़ैल के हाथ में एक तलवार होती है और गाय की बछिया पटरी के पिलर से बंधी हुई होती है। वो सभी कहते हैं, हम इस चुड़ैल से और नहीं डर सकते। आज हमको इस कसाई चुड़ैल का मुकाबला करना ही होगा। सभी गांव वाले पटरी पर आकर चुड़ैल को घेर कर कहते हैं, बता कसाई चुड़ैल, क्यों तू गायों को बेरहमी से मार रही है? बताओ, वरना तुझे इसी पटरी पर भस्म कर देंगे। गाय की इसी बच्चिया के कारण मैंने इसी पटरी पर अपनी जान गंवाई थी। गाय तो एकदम सीधी होती है, ये बेजुबान तुम्हारी जान कैसे ले सकती है? एक वक्त मैं भी गाय को गौ माता की तरह पूजती थी। गायत्री के पास अनेकों गाय थी जिनसे उसे खूब प्यार था। वो रोजाना उन्हें चराने ले जाया करती थी। गाय धन्नो ने आज एक बछिया को जन्म दिया है, जिसे देख वो खुश होकर कहती है, हमारे इस छोटे से झुंड में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम लाली कहलाओगी, मेरी नन्ही सी बच्चिया। गायत्री की बच्चिया बड़ी शरारती और मरखा थी। वो कभी खेतों से भाग जाया करती थी तो कभी बेमतलब गायत्री को दुलत्ती मारा करती। आज गायत्री कहती है, पटरी के आसपास बहुत सारे हरी भरी घास उगी है, आज वहाँ चलकर तुम सभी जी भर कर घास चरना। गायत्री अपनी सभी गायों को पटरी के किनारे खूंटे से बांध देती है, लेकिन लाली खूंटा तोड़कर पटरी पर भागने लगती है और गायत्री कहती है, रुक जा लाली, पटरी पर मत जा, वहाँ खतरा है। तभी अचानक पटरी के बीचों बीच तेज रफ्तार से ट्रेन आता देख अपनी बच्चिया को धक्का दे देती है, पर ट्रेन उसको पीस कर चली जाती है और गायत्री चुड़ैल बनकर गाय के बच्चों को मारना शुरू कर देती है। जिस बच्चिया से मैंने इतना प्यार किया, उसी को बचाने के कारण मेरी जान चली गई। हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत गलत था, लेकिन ये बेजुबान जानवर क्या समझते हैं? ये सब सुनकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं इन सभी गाय को मार डालूंगी। अरे हमारी नहीं तो भगवान से तो डरो। एक गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। माफ कर दो इन्हें और ये बैर छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। सभी गाय चुड़ैल के आगे आंसू बहाते हुए पागुर करने कहती हैं, जिसे देख वो कसाई चुड़ैल का पत्थर दिल पिघल जाता है और वो उनकी जान बख्शकर सदा के लिए गायब हो जाती है। भूतिया जोमेटो वाला। रोहन टीवी देख रहा था, तभी टीवी पर खाने के एड्स देखकर वो कहता है, ओहो यार, बहुत भूख लग रही है। खाना तो मुझसे बनेगा नहीं। एक काम करता हूँ, जल्दी से जोमेटो पर ऑर्डर कर लेता हूँ, खाना जल्दी आ जाएगा। रोहन ये बोलते ही अपने फोन से जोमेटो पर खाना ऑर्डर कर देता है, जिसके कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आ जाता है और कहता है, यस सर, योर ऑर्डर। टाइम देखना जरा, कितने बजे ऑर्डर किया था और तुम आधे घंटे के बाद आए हो? ऐसी सर्विस होती है क्या? सर 10 मिनट ही लेट हुआ हूँ, ट्रैफिक जाम लग रहा था। तो मेरी गलती है, मैं पैसे नहीं दूंगा। ऑर्डर लेट लाए हो तुम। सर प्लीज सर, ऐसे मत कीजिए। अगर मुझे ऑर्डर के पैसे नहीं मिले तो मेरे बॉस गुस्सा होंगे। सर प्लीज पेमेंट कर दीजिए। लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। ऐसा कहकर रोहन उस जोमेटो वाले आदमी को धक्का मार देता है, जिसके बाद वो जोमेटो वाला आदमी जैसे ही खड़ा होता है तो उसके हाथ में लंबी लंबी नाखून, सफेद आंखें और डरावनी शक्ल बन जाती है, जो कि भूत की होती है। फिर उसका गला पकड़कर वो कहता है, तुम लोगों से इसीलिए नफरत होती है। तूने मुझे धक्का दिया ना, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं मैं हूँ कौन? मैं हूँ भूतिया जोमेटो वाला। भूत? तुम जोमेटो वाले भूत? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपसे मैं पैसे दे दिया करूँगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मुझे छोड़ दो। अब तुम मरेगा ही। तुम मेरी तरह दूसरों के साथ भी ऐसी बदसलूकी करता होगा, इसलिए अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये बोलते ही भूतिया जोमेटो वाला रोहन को मार डालता है और अपनी जोमेटो बाइक पर बैठकर दूसरों को डिलीवरी करने चला जाता है। ऐसे ही रास्ते में जाते वक्त उसकी नजर किसी जोमेटो वाले पर पड़ती है, जो कि सामने वाला इंसान उस पर हाथ उठाता है। तभी जोमेटो वाला भूत आकर उसका हाथ रोक कर कहता है, क्यों इस पर हाथ उठा रहे हो? आखिर गलती ही क्या है इसकी? अरे तुम बीच में पड़ने वाले कौन होते हो? और वैसे भी ये जोमेटो वाला मेरा गलत ऑर्डर लेकर आया है। साहब मैं सही ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन आपने कुछ मिनट पहले ऑर्डर चेंज कर दिया। इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मुझे इसका नोटिफिकेशन मिला। मैं आपका पहले का ऑर्डर को लेकर निकल चुका था उसी वक्त। अच्छा, अब मुझसे जुबान लड़ाओगे? मतलब क्या है तुम्हारा? ये मेरी गलती है?
ये बोलते ही वो आदमी जोमेटो वाले का कॉलर पकड़कर खींचता है। तभी जोमेटो वाला अपने भूतिया रूप में आकर उस आदमी को मारता है और कहता है, जब तुम लोगों को खाना ऑर्डर करने की तमीज ही नहीं है तो ऑर्डर ही क्यों करते हो? 2 मिनट पहले ऑर्डर करके तूने चेंज कराया, फिर उसको मारा भी। कोई जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी बदतमीजी करे ये मुझे पसंद नहीं है। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचाओ बचाओ, भूत भूत, बचाओ बचाओ। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा? ये भूत है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, उसको तो मैं जान से मार डालूंगा, फिर कभी आगे से किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। ये बोलते ही भूतिया जोमेटो वाला उस इंसान को बेरहमी के साथ मार डालता है और कहता है, तुम डरो मत, अगर कभी भी हम जोमेटो वाले के साथ किसी ने भी बदतमीजी की या हमें नौकरों की तरह दुत्कारा तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम डरना मत, मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे तुम बुला लेना, मैं तुम्हारे सोचने पर ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं क्यों ये हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मेरा एक दोस्त और है, उसके साथ भी यही सब होता है। अगर खाना जरा सा भी लेट हो जाए तो ये लोग हमें जलील तो करते ही हैं, साथ में पैसे भी नहीं देते, और वो पैसे फिर हमें अपनी सैलरी से कटवाने पड़ते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, घर का खर्चा तो हमें ही चलाना है ना। मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी यही सब हुआ था, उसी के बाद मैं भूत बन गया। पर क्यों? अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं कबीर भी जोमेटो में काम करता था। मैं वहाँ काम करके थक चुका था क्योंकि लोग जलील करने लग गए थे। जरा से भी देरी होती तो चिल्लाया करते थे। जॉब भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कि पैसों की बहुत तंगी थी। मजबूरी इतनी कि जॉब छोड़ नहीं सकता था और ना ही कर सकता था। फिर एक दिन मैंने रात में सर्विस करना शुरू कर दिया, और ऐसे ही एक रात जब मैं पहुंचा तो उस औरत को ऑर्डर देकर मैंने कहा, मैम ये आपका ऑर्डर और ये बिल। ये क्या है? मैंने तो 400 का ऑर्डर किया था और ये 500 आ रहे हैं। किस बात के हैं ये? मैम ये आपका एड्रेस दूर था तो डिलीवरी चार्जेस हैं, प्लस जीएसटी और एक्स्ट्रा चार्ज है। आपका बिल इतना ही बना है। What you mean by कि बिल इतने का है? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बेवकूफ बना रखा है बिल्कुल। मैम प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप पूरी पेमेंट कर दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है डिलीवरी करने। मेरी एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? मैं पेमेंट नहीं करूंगी। जाओ जो करना है कर लो, और ऑर्डर भी तुमसे लूंगी। अगर पैसे नहीं मिले तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। इस बार दोबारा कोशिश करता हूँ। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पेमेंट लिए बिना नहीं जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तेरा चप्पलों से भूत उतारती हूँ। वो औरत मानती नहीं है और मासूम जोमेटो वाले को चप्पलों से मारने लगती है और उसे अपशब्द बोलती है। आसपास के लोग जोमेटो वाले को देखने लगते हैं और शर्मिंदगी से जोमेटो वाला वापस चला जाता है। बाइक चलाते समय उसके मन में उस औरत की चुभने वाली बातें और घर की टेंशन घूम रही थी, जिसकी वजह से वो अपने सामने आता बड़ा ट्रक भी नहीं देखता और वो ट्रक जोमेटो वाले पर ट्रक चढ़ाकर उसकी जान ले लेता है। बस तब से ही मैं भूत बनकर भटक रहा हूँ और बदले की आग में जल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी वही सब होता हुआ देखा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जो भी हमारे साथ ऐसा करता है मैं उसे मार डालता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर पता नहीं हम जोमेटो डिलीवरी वाले बॉय को कब इंसाफ मिलेगा, कब ये लोग इंसानियत की तरह हमसे बातें करेंगे। अब मुझे जाना होगा, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। ये बोलकर वो जोमेटो बॉय चला जाता है और कबीर भी किसी और घर में फूड डिलीवरी करने के लिए चला जाता है, जहाँ एक आंटी दरवाजा खोलती है और भूतिया जोमेटो वाला कहता है, दादी ये लीजिए आपका ऑर्डर आ गया। शुक्रिया बेटा, अंदर आओ ना, पानी पी लो, बहुत थके हुए लग रहे हो तुम। पर दादी मैं 1 घंटा लेट आया हूँ, आप मुझे डांटने की जगह पानी पिला रही हैं, आखिर क्यों? तो क्या हो गया बेटा, लेट हो ही जाता है,
कौन सा तुमने कोई गुनाह कर दिया? वैसे आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तुम अंदर आओ। गुनाह तो नहीं किया है, पर लोग हम जैसे जोमेटो वाले बॉय के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। आप जानती नहीं हैं, मैं एक भूतिया जोमेटो वाला हूँ जो लोगों को मार देता है, तब भी आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी? नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरा बेटा भी जोमेटो में काम करता था। उसके साथ वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। तो फिर आप इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मैं भी लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इंसानियत की तरह सबसे पेश आए। तुम सही कहते हो बेटा, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कल ही पूरे शहर में हर अखबार के पन्ने में तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगी, और देखना लोगों में बदलाव जरूर आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है बेटा। उस बुढ़िया की बात सुनकर वो भूतिया जोमेटो वाला चला जाता है और अगले दिन ही अखबार में जोमेटो वालों के साथ इंसानियत से पेश आने की खबर पढ़कर हर व्यक्ति बदल जाता है।